कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, डिसीज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन सबसे कॉमन है, जिसको हम बीपी भी बोल देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इट इज़ अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। देखो नॉर्मल कितना होता है 120/80। देखो 120/80 है, इट मीन्स अगर देखो 120 यहाँ पे 120/80 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर 120 से ऊपर चला गया, फॉर एग्जाम्पल 130 हो गया और नीचे 80 है अभी, तो इस केस में भी हम बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये नीचे वाला, ऊपर वाला 120 है, नीचे वाला 90 है, तब भी हम बोलेंगे इस केस में कि ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। नेक्स्ट है, इफ रिपीटेड चेकिंग of blood pressure of an individual is 140/90 और higher it shows a hypertension। it means देखो इसमें क्या होता है, आप लिखो रिपीटेड, यानी हमें रिपीटेड चेक करना पड़ेगा दोबारा। ऐसा तो नहीं है, देखो एक कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल कोई रनिंग करके आया, अब रनिंग करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसी टाइम पर उसका ब्लड बीपी चेक कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसका जो ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, पर इस कंडीशन में हम ये नहीं बोलेंगे उसको कि इस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसके लिए क्या होता है, हमें रिपीट में, यानी जैसे आज की हमने तो कल परसों फिर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब 3-4 दिन हमें रिपीटेड टाइम पे करना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर टाइम पे हमें उसको चेक करना पड़ेगा। अगर वो सेम आ रहा है उस टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे सेम डेज पे, सॉरी डिफरेंट डेज पे अगर वो सेम ही हाई वो ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीजेज एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। ऑब्वियस ही बात है, अगर ब्लड प्रेशर हमारा इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स भी, जो वाइटल ऑर्गन्स है वो भी इफेक्ट करेंगे। ठीक है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे किडनी तो सबसे मेन है, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया। ठीक है, उसके बाद है पल्स। अब पल्स क्या होती है, देखो हमने बताया था पल्स प्रेशर भी होता है अपना एक। तो पल्स प्रेशर क्या था, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को माइनस करोगे। ठीक है, तो जैसे 120 था अपॉन 80 करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो पल्स प्रेशर कितना होता है, 40 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पे पल्स क्या होती है, पल्स इज अ वेव ऑफ डिस्टेंशियल फिल्ड इन मेजर आर्टरीज विद ईच हार्ट बीट। यानी इसमें क्या होता है, वेव्स जो आती है, ठीक है, पल्स में जो वेव्स जो आती हैं उसमें हम देखते हैं आर्टरीज और आर्टेमिस जो आती है, मतलब हर एक हार्ट बीट जब होती है ना, तब इसमें हम चेक करते हैं। अब पल्स में क्या होता है, आपने देखा होगा पल्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इस वाले एरिया में देखो, जब इस जो अंगूठा है ना, ये अंगूठे के डायरेक्ट नीचे अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे पल्स होती है हमारी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन का जो बीपी है वो कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब पूरा तो मेजर नहीं कर सकते, इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी हार्ट बीट चल रही है, तो हम पल्स के थ्रू भी यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी पल्सेस होती हैं, अब देखो पल्स कैन बी ऑब्टेन इन, देखो फर्स्ट हमारे पास रेडियल आर्टरी हो गई, टेम्पोरल आर्टरी हो गई, कैरोटिड आर्टरी हो गई, ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरी हो गई, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब मैं एक एक करके आपको इन आर्टरीज के बारे में थोड़ा सा इनको शो भी करूंगी और बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे लोकेट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कहाँ पे होती है, ये हमारे आर्म्स में होती है। तो ये हमारे जो, ठीक है, आप देख रहे हो आर्म में हमारी ये रेडियल आर्टरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी है, मैंने कहा था अंगूठे के नीचे बिल्कुल यहाँ पे आप हाथ रख के यहाँ पे फील भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये रेडियल आर्टरी है, तो इसको आप फील कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ब्रोंकियल आर्टरी भी क्या है, देखो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे तो हम चेक भी करते हैं। ब्रोंकियल आर्टरी में हम जो स्फिग्नोमोनोमीटर होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा बैलून टाइप ऐसे करके हम करते हैं, तो इसमें यहाँ पे से भी हम बीपी चेक कर सकते हैं। ब्रोंकियल आर्टरीज में से आप देखा भी होगा बहुत बार आपने। उसके बाद है ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज कहाँ पे होती है, देखो ये यहाँ पर एक तो आपको पोस्टीरियर, यहाँ पे ये वेन है, और अगर आप इस साइड देखना चाहो, ये यहाँ पर ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है और यहाँ पे वेन्स है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे वेन शो की हुई है, तो यहाँ से भी आप बीपी को चेक कर सकते हो। पर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, अब देखो ऑब्वियस ही बात है, जब आप बाजू से चेक करवा सकते हो, आर्म से चेक करवा सकते हो, तो अच्छा थोड़ा लगेगा ऐसे डॉक्टर के सामने से लेग खड़ी करना, मतलब आपको ऑब्वियस ही बात है ऑकवर्ड सा लगेगा। तो यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, अपने आर्म से चेक कराते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से वैसे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखो रेडियल भी हो गई,
ब्रोंकियल भी होगी, ये दोनों कहाँ पे होती है, आर्म में होती है, उसके बाद ये टिबियल हमारी लेग में होती है। अब हमारी रहेगी टेम्पोरल, और ये देखो टेम्पोरल कहाँ पे होती है, ये मैं आपको शो करूँगी अभी, और जो कैरोटिड होती है वो नेक के अंदर होती है, नेक रीजन भी। तो यहाँ पे ये देखो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये आपने देखा भी होगा, यहाँ पे जब अगर आप हैंड रख के देखते हो तो आपको महसूस भी होगा, बिल्कुल वो धड़कती हुई आपको नजर आएगी, मतलब आपको फील होगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो ये कैरोटिड आर्टरी है। उसके बाद एक रहेगी हमारे पास टेम्पोरल। तो टेम्पोरल भी देखो यहाँ पे सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी है, देखो यहाँ पे शो रहा है, ये सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी है, ये जो यहाँ पे आपको शो रही है, यहाँ पे दिखती भी है आपको, ठीक है, किस इंसान के देखना भी आप, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगी कि टेम्पोरल आर्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिसीज है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इट इज़ अ हार्डनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी हार्डनिंग, यानी उसको आप देखोगे ना बहुत हार्ड हो जाती है वो, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, यानी जब कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है तो देखो ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम, अब देखो जहाँ पे भी कैल्शियम होता है वो हार्डनिंग तो फॉर्म करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की डिपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हार्डनिंग आ जाती है बोल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑब्वियस बात जब हार्डनेस आए तो इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाएगी उनकी। तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल एंड सच वेसल्स रप्चर्ड ईजली रिजल्टिंग द हेमोरेज, यानी अब देखो वो जो वॉल मतलब एक तरह से वॉल जो थी अब हार्ड हो चुकी है, ठीक है। अब मान लो ये जो वॉल थी वेसल्स की ये हार्ड हो चुकी है, अब ये हार्ड हो गई है तो इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाएगी, इलास्टिसिटी खत्म होगी तो जल्दी रप्चर भी हो जाएगी, तो रप्चर होने का डर रहेगा, इट मीन्स यहाँ पे हीमोरेज यानी खून जो है हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एथेरियोस्क्लेरोसिस। अब देखो वहाँ पे था आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और यहाँ पे एथेरियोस्क्लेरोसिस है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर फैटी सब्सटेंसेस बिटवीन द ट्यूनिका इंटरना एंड ट्यूनिका मीडिया लेयर। अब जो ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया लेयर होते हैं उसके बीच में जो कोलेस्ट्रॉल है वो डिपोजिशन हो जाता है उसका, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, जो ल्यूमेन होता है वो एक तरह से नैरो हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ट्यूनिका इंटिमा है, ठीक है, और यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया है। अब ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा के बीच में क्या होता है, यहाँ पे ट्यूनिका इंटिमा में यहाँ पे बीच में क्या होगा, यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसका डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल जब यहाँ पे डिपोजिट होगा तो ऑब्वियस बात है जो लेयर है यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से जो ये ल्यूमिन है ये नैरो हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, ब्लड है, यहाँ पे अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से क्या होगा, ब्लड को आगे जाने से ही प्रिवेंट करेगा, मतलब रोकेगा, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब पर्टिकुलर अमाउंट में प्रॉपर अमाउंट में हमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर यही जो ब्लॉकेज है, टाइप ऑफ ब्लॉकेज यहाँ पे हो गया ना, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे लग गया, उसके बाद ब्लड नहीं जा रहा, टाइप ऑफ ब्लॉकेज यहाँ पर हो गया। अब ये ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है, अगर ये ब्लॉकेज हमारी कोरोनरी आर्टरीज में हो गया, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी कहाँ पे होती है, हमारे हार्ट में, तो सोचो कितना हमें मतलब लॉस हो सकता है इससे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरीज में डिजीज जो होती है उसमें भी ये ब्लॉकेज होती है, सो वो बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो डिपोजिशन हुआ है वहाँ पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोमेटेड प्लग, एक तरह से प्लग बन जाता है, विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज, मतलब वो बाद में क्या होता है थोड़ा साइज में बड़ा होता जाता है, ठीक है, एंड मेकिंग द ल्यूमिन नैरो, उसके बाद वो ल्यूमिन जो है पतला होता जाएगा, उससे क्या होगा, जो ऑब्स्ट्रक्टिंग जो होता है यानी तरह से रुकावट वहाँ पे आएगी ब्लड फ्लो में, ठीक है। एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ PDGF यानी प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, विच कॉजेज प्रोलाइफरेशन of smooth muscles of wall blood vessels and making lumen further narrow, यानी उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो PDGF जो रिलीज हो रही है, प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर जो रिलीज हो रही है, ये क्या करते हैं, ये एक तरह से जो प्रोलिफरेट करेंगे स्मूथ मसल्स को, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये क्या करते हैं उसके बाद ये ल्यूमेन को नैरो कर देंगे, ठीक है। एंड द प्लग फाइनली रप्चर्ड एंड क्लोट आर फॉर्म, तो यहाँ पे उसके बाद जो प्लग है वो रप्चर होता जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो क्लोट है वो फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है। तो यानी आगे से आगे जो कंडीशन अगर हमने इसको ठीक नहीं कराया तो बहुत ही आगे जाके क्रोनिक डिसऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, एज एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट द हार्ट थ्रू द हार्ट दे जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट दैट कैन बी डिटेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी देखो जो हार्ट में क्या होता है, जो करंट जनरेट होता है
ठीक है। अब ओबीसी बात है, जो ऐसे नोड है, एवी नोड थे, वो करंट जनरेट कर रहे हैं हार्ट के अंदर, तभी तो हार्ट पंप कर पा रहा है ब्लड को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्ट जनरेट हो रहा है, करंट जो हो रहा है, ठीक है, वो सरफेस की, जो बॉडी की सरफेस है वहाँ पर हमें डिटेक्ट होगा। ठीक है, अब उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्या होगा, आपने देखा भी होगा, अगर आप अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखो तो वहाँ पे आपको अपनी जो पूरी हार्ट बीट जो होती है आपको पूरी महसूस भी होंगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, देखो एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसके पीछे ग्राम लगा होता है ना, यानी आपने जो देखा होगा ना PQR जो वेव्स होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ECG, अगर आपने देखा है ECG, अगर आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है, वो कंप्यूटर में ऐसे चलता रहता है ना, टीवीज में आपने देखा होगा। ठीक है, तो किसी मूवी वगैरह में आपने जरूर देखा होगा वो। तो यहाँ पे ऐसे उसमें PPP की आवाज़ भी आती है, PPP ऐसे करके आवाज़ भी आती है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ECG क्या करता है, या ECG की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो वो इलेक्ट्रिक करंट वेव्स आ रही है ना, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके डिटेक्ट करने में भी एक तरह से हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, हम पता कर सकते हैं कि पर्सन को कौन सी डिसीज़ है, क्या है उससे। ठीक है, अगर P वेव और Q वेव के बीच में कोई डिस्टेंस है तो कौन सी डिसीज़ हो सकती है, तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, यानी ECG जो है, observed either ECG और EKG इस रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो ECG है, EKG है, ये क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हार्ट के पास से आ रहे हैं। ECG इज कंपोज रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द हार्ट मसल्स फाइबर ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। ठीक है, तो उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, ग्राफ एक तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी चेंजेस आएंगे उसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे ग्राफ है और वहाँ पे ग्राम था। ठीक है, ECG के अंदर ग्राम होता है। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एक तरह से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वायर टाइप के होते हैं, आर पोजिशन ऑन द आर्म एंड लेग्स, यानी उसमें आर्म्स में, लेग्स में उसके अलग अलग पोजीशंस होती है जहाँ पे हमें इसको फिक्स करना होता है। एट द फिक्स 6 पोजीशंस ऑन द चेस्ट, यानी 6 पोजीशंस कहाँ पे होती है, चेस्ट के ऊपर होती है। चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे हमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, एंड टू रिकॉर्ड द ECG, हमें ECG रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे 6 जो होते हैं, 6 पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे चेस्ट के ऊपर होते हैं, जो हमें वो लोकेट करने पड़ते हैं। सो गाइज एक चीज़ के लिए सॉरी, अगर अब जो आपको वॉइस बाहर से आ रही है ना, वो बारिश की वजह से आ रही है, तो यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उस वजह से अगर यहाँ पे कोई आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए सॉरी। वैसे अगर मेरे से जितना हो सके मैं उतना थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हम देख रहे थे ECG। तो ECG में हमारे पास एक तरह से क्या होता है, देखो जब हमने देखा था 0.1, 0.3, ठीक है, 0.4 यहाँ पे है, ये क्या होता है एक तरह से, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो को पूरा देखा है तो हमने देखा था जो एट्रियल सिस्टोल होता है तो 0.1 सेकंड के लिए होता है, तो यानी उस वजह से क्या होती है, P वेव हमारे पास आती है। उसके बाद देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हमारा जो चलता है ना, ये 72 हार्ट बीट के अकॉर्डिंग है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था QRS। तो QRS जो होता है एक तरह से, जब AV नोड क्या करता है, रैपिड, एक पूरी तरह से रैपिड स्पीड में क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, तो ये QRS जो है उससे जनरेट होगी। एक तरह से ये यहाँ पे एक तरह से आपको दिखाया ना, बिल्कुल तीखा, यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल पैना चाकू जैसा होता है ना, वैसे आपको यहाँ पे शेप आपको दिखाई देगी। तो यानी क्या यहाँ पे क्या दिखाएगी, रैपिड स्पीड है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो T वेव हमारे पास आ रही है, ये रिप्रेजेंट करती है जब आपके जो एट्रियल वेंट्रिकुलस मसल्स है वो रिलैक्स कर जाती है, तो T वेव आती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये आपकी नॉर्मल जो आपकी सिंपल तरह की वो होती है ना ECG, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान की होती है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। अगर इस ECG में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरवल आ जाता है, ठीक है, या आप इंटरवल बोल रहे हैं, सेगमेंट होता है। ठीक है, इस मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे टाइम स्पैन आप जिसको बोलते हो, ठीक है, अगर वो आ जाता है ना, तो उसमें उस केस में क्या होता है, कौन सी हम पता कर सकते हैं कौन सी इस टाइम पर्सन को डिसीज़ है, क्या हो सकता है इस वजह से। ठीक है, अगर यानी इस जो ECG में अगर कोई भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है, इसको किसी भी पेशेंट में आपको चेक करने के बाद अगर कोई भी ऐसा आपको साइंस शो हो रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है कि ये जो मतलब सीधी आनी चाहिए थी वेव्स लेकिन आ नहीं रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सी पर्सन को डिसीज़ होगी। ठीक है, एक तरह से डायग्नोज यहाँ पे हम करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है बाय कंपेयरिंग दिस रिकॉर्ड्स विद वन अनदर एंड
with normal records it is possible to determine if the conducting pathway is abnormal. अगर conducting pathway अगर abnormal अगर हमारा आ रहा है तो क्या होगा, if the heart is enlarged, अगर देखो हमारा हार्ट अगर इलाज आ रहा है तो हम इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ सर्टेन रीजन ऑफ द हार्ट आर डैमेज, अगर हमारा हार्ट किसी वजह से डैमेज हो गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड कॉज ऑफ चेस्ट पेन का कॉज हम यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। एंड टाइपली रिकॉर्ड्स एंड 3 क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल वेव्स अपीयर्स विद ईच हार्ट बीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो वेव्स हमने दिखाई थी वो आपको पता है, क्लियर रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं उनको, ठीक है। एंड द फर्स्ट जो हमारी वेव्स होती है उसको हम बोलते हैं पी वेव, ठीक है। इज कॉल्ड इज स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑन ईसीजी। द पी वेव्स रिप्रेजेंट आर्टियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है तो पी वेव तब आती है, विच स्प्रेड्स फ्रॉम द एसे नोड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स इन बोथ एट्रियास एंड वेंट्रिकल्स। आप यहाँ पे लिख लेना एक बार, ठीक है। देखो जब यहाँ पे एट्रियास कॉन्टैक्ट होते हैं तब क्या होता है, जो एसे नोड होता है ना, ठीक है, एसे नोड क्या करता है, वो एसे नोड पूरा जो दोनों एट्रियास हमारे होती हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल्स नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा था बोथ एट्रियास, यानी जो दोनों एट्रियास होते हैं उन एट्रियास के पास क्या होगा, जो ऐसे नोड कंडक्ट करेगा, इम्पल्स जो कंडक्ट करेगा जनरेट करेगा वो दोनों एट्रिया के पास जाएगा ताकि दोनों एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो सके। जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एट्रियल डिपोलराइजेशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेकेंड वेव कॉल्ड QRS, जो सेकेंड वेव होती है उसको हम QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। बिगिन एज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कंटिन्यूज एज अ लार्ज अपराइट एंड ट्रायंगल वेव्स होती है, आपने देखा था बिल्कुल ऐसे जा रही थी बिल्कुल, ठीक है, तो ट्रायंगुलर वेव है। एंड देखो यहाँ का मतलब क्या था कि बिगिन एज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, इट मीन्स कि जो हमारा शुरुआत में क्या हुआ था, देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हल्का सा ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जा रहा है नीचे जाके, तो डाउनवर्ड यानी बिगिन में शुरुआत में ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जा रहा है। उसके बाद ये जो लार्ज है ट्रायंगुलर आपको वेव दिखाई दे रही है, ये कौन सा कर रहा है, PQRS, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, द PQR complex represent rapid ventricular depolarization as the action potential spread through ventricle contractile fibers, यानी जो आपकी वेंट्रिकल्स होते हैं जब वो डिपोलाइज करती है, वो जब कॉन्टैक्ट करती हैं तभी PQR वेव आती है। एंड द थर्ड वेव कौन सी है, द थर्ड वेव इज अ डोम शेप होती है, एक तरह से डोम शेप, आपको पता कैसी होती है, इस तरह की आपको डोम शेप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी है, टी वेव आपकी डोम शेप की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोम शेप होती है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन जब होता है उसका, तो हम उसको टी वेव रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड इट इंडिकेट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन एंड अकर जस्ट एज द वेंट्रिकल आर स्टार्टिंग टू रिलैक्स, ठीक है। यानी जो आपकी ये टी वेव है ये क्या शो कर रही थी, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स होना, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो टी वेव आती है, ठीक है। नेक्स्ट है द रीडिंग ऑन ECG, द साइज ऑफ द वेव्स कैन प्रोवाइड्स क्लूज टू एबनॉर्मलिटी, यानी यहाँ पे अगर ECG हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल चीज़ आ रही है, एबनॉर्मल वेव आ रही है, तो हमें क्लू मिल जाएगा एक तरह से कि इस पर्सन को कौन सी डिजीज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पी वेव है इंडिकेट करती है इनलार्जमेंट, अगर पी वेव इनलार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे एट्रियम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर पी वेव लार्ज है, आपकी पी वेव लार्ज आ रही है, तो यहाँ पे इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया यहाँ पे शो हो सकती है, यानी जो एट्रिया है उसका इनलार्जमेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है इनलार्ज क्यू, अगर इनलार्ज क्यू वेव आ रही है तो इसमें क्या हो सकता है, मे इंडिकेट अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है अगर यहाँ पे क्यू वेव इनलार्ज आपको शो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर आर वेव इनलार्ज हो रही है तो उस केस में क्या होगा, जनरली इंडिकेट्स द लार्ज वेंट्रिकल्स, यानी जो आपके इनलार्ज वेंट्रिकल्स हैं वो लार्ज हो चुके हैं, ठीक है, ये आप इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड टी वेव इज फ्लैटेड, अगर टी वेव आपकी पूरी फ्लैटर आ रही है, ठीक है, देन द नॉर्मल हार्ट मसल्स इज रिसीविंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एज फॉर एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज, यानी अगर टी वेव अगर आपकी फ्लैटर आ रही है तो इस केस में आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज भी हो सकती हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, देखो इसके जो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज में क्या होता है, जो आपका हार्ट है वो एक तरह से इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनालिसिस ऑफ ECG ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेजरिंग द टाइम स्पेंड बिटवीन
वेव्स विच इज़ कॉल्ड अ इंटरवल और सेगमेंट। मैंने बताया था ना, अगर किसी वेव के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल पी और क्यू के बीच में हमारे पास कोई इंटरवल है, तो उससे क्या होगा, हमें यहाँ पे पता चल सकता है कि पर्सन को कौन सी डिसीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल पी और क्यू अगर इंटरवल है, इज़ द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में फर्स्ट हमारे पास हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन हमने देख लिया था क्या होता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद है हाइपोटेंशन क्या होता है, आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास होता है CAD कैट। तो यहाँ पे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज जो होते हैं हम उसको कैट बोल देते हैं, ठीक है। तो ओक्यूलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज बाय द थ्रोम्बस और इम्बोलिस। तो यहाँ पे अगर किसी वजह से थ्रोम्बस या इम्बोलिस ने यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पे हाइपोक्सी हो सकता है, यानी इनसफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। इनफॉर्म जिससे हम बोल सकते हैं इस्कीमिया, ठीक है, मायोकार्डियल इस्कीमिया यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है जो ऑर्गन है वो डेड होगा, तो यहाँ पे पेन होगा, ठीक है, रेडिएटिंग फ्रॉम द चेस्ट रीजन, जिसको हम एंजीना पेक्टोरस बोल देते हैं, ठीक है। तो एंजीना पेक्टोरस भी एज अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस्कीमिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। देखो बात कहाँ से शुरू हुई थी, थ्रोम्बस से। जब थ्रोम्बस ने जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉक कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो रहा है। अब मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेन शुरू होगा चेस्ट के अंदर। तो चेस्ट रीजन के अंदर जो पेन शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मायोकार्डियल इंफाक्शन क्या होता है, डेथ ऑफ कार्डियल मसल फाइबर जो होते हैं, अगर उसको वो डेड हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक उस वजह से आ जाता है। देखो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपको पता चल गया क्या होती है, जब कार्डियो मसल्स क्या होती है डेड हो जाती है, उसकी वजह से क्या आता है, हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, कोरोनरी आर्टरी बाईपास एक ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है, CABG हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे बाईपास सर्जरी हमें करनी पड़ती है, ठीक है। एंड नोट यहाँ पे लिखा हुआ है जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स होते हैं और स्ट्रिप्टोकाइनेज आर यूज टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, यानी एक तरह से क्या होते हैं एक्टिवेटर जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में काम आते हैं, यानी एज इसको भी ट्रीट हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर में क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली। जब हार्ट आपका अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा तो उस वजह से क्या होगा, हार्ट फेलियर, ठीक है। वो भी यही है कि हार्ट पंप क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, हार्ट की मसल्स क्या हो गई है, डेड हो गई है, ठीक है, उस वजह से हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। एंड इट इज़ अ सम टाइम कॉल्ड अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इन इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज ऑफ दिस डिजीज, यानी यहाँ पे एक तरह से लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाएगा, लिक्विड फील हो जाएगा, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये सिम्टम्स आएंगे उसके, ठीक है। लास्ट हमारे पास है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इट इज़ अ सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, यानी अगर किसी पर्सन की हार्ट बीट एकदम से सडन स्टॉप हो जाए तो क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो ये लास्ट था हमारे पास। सो हमने यहाँ पे सारे डिसऑर्डर्स के बारे में देख लिया अच्छे से, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, फिर अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम है अगर आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।